नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी काउंटिंग को लेकर चल रही टेंशन की। जी हाँ, 4 जून को होने वाली काउंटिंग की तैयारी बीजेपी और कांग्रेस ने तेज कर दी है। अपने अपने काउंटिंग एजेंट्स को लेकर राजनीतिक दल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। बीजेपी अपने एजेंट्स को ये समझाएगी कि कब कैसे कहाँ आपत्ति करनी है, तो कांग्रेस ने 100 एजेंट्स को भोपाल बुलाया है ताकि उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके। कांग्रेस को भी काउंटिंग की टेंशन है, लेकिन सवाल यह है कि मतगणना को लेकर दोनों दलों को टेंशन क्यों है और हर चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को काउंटिंग एजेंट को ट्रेनिंग देने की जरूरत क्यों पड़ती है। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। काउंटिंग, बीजेपी और कांग्रेस दे रही ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 जून को काउंटिंग होगी। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। बीजेपी अपने काउंटिंग एजेंट को बताएगा कि सुबह 6 बजे ही मतगणना स्थल पर पहुंच जाए। उन्हें ईवीएम की सील चेक करने से लेकर टेबुलेशन हर प्रक्रिया समझाई जाएगी। ज्यादातर काउंटिंग एजेंट पिछले कई चुनावों से यही काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आपत्ति करने का तरीका और इसके फॉर्म भरना भी सिखाया जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी ने मतगणना के लिए कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण दे रही है, किस प्रकार से उनको काम करना है मतगणना के समय पर और कैसे हमें चौकन्ना रहना है, ये बात है। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस में मुझे लगता है शायद वही प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो स्कैनिंग करने वाले हैं। इधर कांग्रेस भी मतगणना के दिन कोई गलती ना हो इसके लिए अपने एजेंट्स को तैयार कर रही है। 25 मई को 27 लोकसभा क्षेत्रों के 100 एजेंट्स को भोपाल बुलाया जाएगा। खजुराहो और इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी नहीं होने से कांग्रेस वहां मतगणना में भी नहीं जाएगी। इन एजेंट्स को 85 प्लस के बुजुर्गों के वोट, ईवीएम का रखरखाव और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिन 100 एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, वे हर लोकसभा क्षेत्र में मतगणना एजेंट को प्रशिक्षण देंगे। देखिए, हम अपने कार्यकर्ताओं को कल 25 तारीख से काउंटिंग की ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे हैं कि काउंटिंग स्थल पर आपको किस तरीके से देखना है कि वोटिंग, जिस तरीके से वोटिंग परसेंट को बढ़ाया गया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग किया जाता है, अधिकारियों के साथ साठगांठ की जाती है और ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं देश के अंदर कि जहाँ जहाँ पर प्रशासन का दुरुपयोग करके और उन्होंने कार्य किए हैं। तो उसी को देखते हुए हमने अपने कार्यकर्ताओं के कल से ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है और उस ट्रेनिंग के तहत काउंटिंग स्थल पर कैसे जाना है, कैसे कार्य करना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग दे रही है। दोनों ही पार्टियां अपने प्रदेश मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित करेगी। इस कंट्रोल रूम से प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों की मतगणना पर नजर रखी जाएगी। जाहिर है कि जीत के लिए हर एक वोट काफी अहम है, इसलिए दोनों दल काउंटिंग एजेंट्स पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या इतने चुनाव के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस के काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या अभी तक वो काउंटिंग में कोई गड़बड़ी हो रही है, इतना भी नहीं सीख पाए? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। शुक्ला जी, वैसे तो हर राजनीतिक दल का ये अपना अधिकार है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे, चाहे वो काउंटिंग की हो, चाहे वो वोटिंग के पहले की हो या तमाम तरह की। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जितनी मेहनत कांग्रेस अपने एजेंट्स को तैयारी करा रही है काउंटिंग की, अगर उतनी मेहनत वो वोटिंग के लिए करा देती तो शायद बेहतर नतीजे हो सकते थे उनके पक्ष में? क्योंकि ये देखा गया था हमने कि पहले राउंड की जब वोटिंग कम हुई, फिर ये बात आई कि दोनों दल जुटेंगे कि वोटिंग बढ़वाई जाए। फिर दूसरे राउंड में हालात वही थे, तीसरे तक वही थे। फिर जब चौथा राउंड हुआ तब जाके पिछली बार की वोटिंग के आसपास तक ये वोटिंग पहुंच पाई थी। शुक्ला जी। जी, ये आप ठीक कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से अभी ये गंभीरता दिखला रहे हैं, काउंटिंग के प्रति दिखला रहे हैं, हालांकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया है, या जी बिल्कुल। ये चुनाव मैनेजमेंट के तहत जो है दोनों पार्टियां जो है
जैसे आपके जब मतदान होता है तब ये पोलिंग एजेंट बनाए जाते हैं, वो फर्जी मतदान रोकने के लिए होते हैं। और जब काउंटिंग होती है, जब काउंटिंग एजेंट बनाए जाते हैं, तो ये स्टेबलाइजेशन में कहीं गड़बड़ी ना हो, कहीं किसी ईवीएम की सील ना टूटी हो, कहीं किसी प्रत्याशी को जो है प्रशासन उसकी मदद ना कर दे, ये सब चीजों के लिए एक निगरानी की टीम बनाई जाती है। तो दोनों पार्टियां जो हैं ये हर वर्ष हम लोग देखते हैं, जब कभी भी चुनाव होते हैं, मतलब चुनावी वर्ष में ये सब बहुत सामान्य चीजें हैं। दोनों दलों की अपनी तैयारियां होती हैं, चुनाव को लेकर भी तैयारियां होती हैं, काउंटिंग को लेकर तैयारियां होती हैं और वोटिंग को लेकर भी तैयारियां होती हैं। एक सवाल अभी जो आपने कहा कि हर वर्ष तो ये सब, मतलब हर चुनाव में तो ये होता है, फिर इनको ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मुझे लगता है कि कुछ नए लोगों को भी जो है जो काउंटिंग होगी उस दौरान जो है जाने का मौका मिलता है, उनको प्रशिक्षित करने की जरूरत बिल्कुल, वो तो हर चुनाव कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछले ही वाले आउट एजेंट और नए जुड़ते जाते हैं। और भी लोकसभा एक बड़ा क्षेत्र होता है, उसकी टेबल ज़्यादा होती है। कई बार प्रत्याशी की पसंद के लोगों को भी जो है काउंटिंग एजेंट बनाया जाता है और उनको प्रशिक्षित करने की आवश्यकता भी पड़ती है। तो फिलहाल दोनों दलों की जो कोशिश है वो ये है कि जो काउंटिंग है उसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। और जैसी एक संभावना रहती है, कई बार मतलब ये आरोप भी लगते रहते हैं कि जिला प्रशासन जो है सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी, जो समर्थन प्रत्याशी होता है, इसकी मदद में कई बार प्रशासनिक अपना खड़ा होता है। तो इस पर भी निगरानी रखने की एक कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से हो रही है। और बीजेपी को इसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, इसलिए नहीं कि उनका जो कैडर है, जो कार्यकर्ताओं का जो कैडर है, तो उसमें हर तरह के कार्यकर्ता है और उसमें प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। जी, तो प्रभु जी समझने वाली बात है, लेकिन जिस प्रकार की तैयारी कांग्रेस ने भी की और बीजेपी ने भी, तो ऐसा लग रहा है क्या कि मामला बहुत नज़दीकी है, इसलिए कि एक वोट की कीमत है। हालांकि एक वोट की कीमत हमने देखा कई प्रत्याशी चुनाव, इसी मध्य प्रदेश में हमने देखा कि नीना वर्मा एक वोट से चुनाव जीती थी, या राजस्थान में हमने देखा था सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हार गए थे। तो एक एक वोट की अहमियत है, लेकिन जिस प्रकार की तैयारी कांग्रेस भी दिखा रही है, तो कैसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर मामला इतना नज़दीकी, इतना टाइट हो सकता है कि जहाँ पर इस प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत पड़ रही कांग्रेस को खासतौर से? देखिए मनोज जी, जब युद्ध होता है तो दोनों सेनाएं जो अपनी अपनी तैयारी करती हैं, सामने वाली की तैयारी का जायजा लिया जाता है, मुखबिर AR भेजे जाते हैं और वो बताते हैं कि भाई उनकी सेना में ये पक्ष मजबूत है, तो सामने वाला अपने आप को वैसे ही मजबूत करता है। तो निश्चित तौर पर जब पूरे चुनाव प्रक्रिया में इस बार चुनाव आयोग संदेह के दायरे में है, जब चुनाव आयोग पर ही सवाल उठ रहे हैं कि वोटिंग के 11 दिन बाद आप वोट प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, 3 से 4% तक बढ़ा रहे हो, 5 चरण में आप 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़ा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जिसको लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी जी ने भी सवाल किया है, मैं देख रहा था कि इंटरव्यू में उन्होंने भी कहा है कि ऐसा बढ़ना नहीं चाहिए, जो अशोक लवासा ने भी कहा। हाँ जी। तो ये निश्चित तौर पर ये जो जब उसको लेकर जब शक की स्थिति पैदा हो रही है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो विपक्ष में जो सत्ता में आने के लिए लालायित है, जिसको लग रहा है कि वो सत्ता में आ सकता है, इस बार बड़े मुद्दे नहीं है चुनाव में, चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा टाइट मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि बार बार सत्ताधारी दल को भी मुद्दे बदलने पड़ रहे हैं। तो उनको लगता है कि एक वोट की यहाँ पर ज़्यादा कीमत है, इसलिए वो अपने लोगों को पूरी तरह चाक चौबंद करना चाहते हैं। वो बार बार दबाव बनाएंगे, शिकायतें करेंगे, अपने लोगों को देखेंगे कि EVM चेक करो, उसमें सभी लोगों का जो वहाँ पर एजेंट थे उनके साइन है कि नहीं है, सील तो नहीं टूटी है, काउंटिंग ढंग से हुई है कि नहीं, वीवीपैट की पर्चियों को लेकर एक सवाल खड़ा हुआ था, तो वीवीपैट जो गिनी जा रही है तो उसका यदि मिलान हो गया, यदि धोखे धड़ाके से कहीं पर भी एक वोट भी ज़्यादा हो गया, वीवीपैट और EVM में अंतर आ गया, तो निश्चित तौर पर एक नया विवाद खड़ा हो सकता है। तो तमाम प्रक्रिया संदेह घेरे में आ जाएगी। तमाम जब विपक्ष की इतनी तैयारी है तो सत्ताधारी दल को भी तैयारी करनी होगी, जैसा कि अभी शुक्ला जी कह ही रहे थे कि कुछ नए लोग भी हर बार जो है शामिल होते प्रक्रिया में, तो निश्चित तौर पर उनको भी ट्रेंड करना जरूरी है। तो वो अपनी अपनी तैयारियां हैं। तो कांग्रेस यदि शिकायत करने की तैयारी, तो बीजेपी भी यही कह रही है कि आपको जहां पर भी शक होता है आप तुरंत शिकायत कीजिए, उसकी बार बार शिकायत कीजिए। यदि नीचे के फोरम पर नहीं सुनी जा रही है तो आपके पास और दूसरे रास्ते हैं ऊपर तक जाने के। तो टेबल पे यदि जो अधिकारी बैठे हैं वहाँ पर जहाँ गिनती हो रही है वो नहीं सुन रहे हैं, तो आप फिर जिला निर्वाचन अधिकारी एजेंट्स को ये तक बता रहे हैं कि आपत्ति कैसे लगानी है, आपत्ति कैसे दर्ज करानी। तो वो ये पूरा का पूरा तरीका उनको इसीलिए समझाया जा रहा है, क्योंकि एक वोट से भी हमने देखा है, उनने भी देखा है कि चुनाव पे असर पड़ जाता है, जीतता हार जाता है, हारता जीत जाता है। तो निश्चित तौर पर कोशिश इसी की है। अब नतीजे जो भी आए, लेकिन अपनी कमी कोई दल नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए पूरी तैयारियां कराई जा रही हैं और चाक चौबंद व्यवस्था के साथ वो वहां पर जाना चाहते हैं, जिससे वो संतुष्ट रहें, उनके कार्यकर्ता संतुष्ट रहें और जो परिणाम आए उसको लेकर फिर बाद में कोई वहम की स्थिति न निर्मित हो।
तो ब्रजेश जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि चूंकि ईवीएम से तो काउंटिंग हो ही रही है, लेकिन पोस्टल बैलेट का अपना महत्व है। लेकिन इस बार हमने देखा जो 85+ के जो वोटर हैं, जिन्होंने घर से, जिनको सुविधा दी गई थी कि उन्होंने बड़ी संख्या में वोट डाले हैं और कई सीटों पर इतने निर्णायक हो सकते हैं कि वो पासा कहीं भी पलट सकता है। इसके कारण भी हो सकता है कि इतनी सारी चाक चौबंद तैयारियां की जा रही हैं। देखिए मनोज जी, हर बार चुनाव आयोग कुछ ना कुछ नई व्यवस्था करता है, जिसमें हमने देखा है कि पोस्टल बैलेट से पहले सरकारी अधिकारी कर्मचारी वोट डालते थे। इस बार बुजुर्गों को, विकलांगों को भी वो सुविधा दी गई है। तो ये जो पोस्टल बैलेट की गिनती महत्वपूर्ण हो गई, जब संख्या ज़्यादा बढ़ गई है ना, जब मार्जिन बहुत कम हो, जो प्रभु जी भी कह रहे थे, एक एक वोट की बात होती है, तो जब कांटे का मुकाबला हो, जब पार्टी को लग रहा हो कि हम जीत सकते हैं कुछ मार्जिन से, तो ये पोस्टल जो बैलेट जो होते हैं पत्र, ये जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इनसे हार जीत होती है। और इन्हीं पर आप देखते हैं कि कई बार विवाद होते हैं, आपत्ति जताई जाती है कि ये रिजेक्ट हो गया है, तो किस तरह के उसको रिजेक्ट कराना है, किस पे अपील करना है, रिकाउंटिंग की क्या अपील करना, तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर हो गया। तो जो नए एजेंट हैं या जो पुराने भी हैं, तो उनको बताया जाएगा कि किस तरह से आप वहाँ पे आपत्ति दर्ज कराएंगे, इनकी महत्ता को समझाया जाएगा कि ये भाई ये बहुत बड़ा आंकड़ा है आज की तारीख में, बुजुर्गों का, विकलांगों का, जिस तरह से एक नई व्यवस्था की है। तो ये जो आपने कहा, निश्चित तौर पर जब कांटे का मुकाबला होता है, लाखों में जीत हार होती है, वहाँ इनका महत्वपूर्ण नहीं रहता। लेकिन आपको ट्रेनिंग तो सबको देना पड़ेगी। हो सकता है कि कहीं पे ऐसा फंस जाए, क्या तब इनका इन्हीं से आपका निर्णय हो सकता है। हालांकि जरूरी नहीं है हर बार लाखों की हर बार लाख, तो बैलेट पेपर का महत्व यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसी कारण हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, बीजेपी भी तैयारी कर रही है। और जो प्रभु जी ने कहा है कि जब संदेह के दायरे में चुनाव आयोग हो तो फिर ज़्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत पड़ती है। और जब विपक्ष इतनी मजबूती से तैयारी कर रहा हो, कोई एक एक चीज़ देख रहा हो, तो जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिनके संरक्षण के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि सरकारी तंत्र में चुनाव आयोग पर जिस तरह से, हालांकि निष्पक्ष संस्था है, लेकिन बीजेपी को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। मायावती का बयान देख लीजिए, आज वो कहती हैं कि ईवीएम यदि सही तरीके से काम करेगा, सही से गणना होगी, उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर जुमलेबाजी वाली सरकार चली जाएगी। तो तमाम विपक्ष यदि वो बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं संदेह होता है ना, संदेह होता है। यदि कहीं भी 1% भी गड़बड़ी पाई गई तो आप देखिए पूरे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो जाएंगे। वैसे ही सवाल उठ रहे हैं उस पर, और यहाँ पर और खड़े हो जाएंगे। तो दोनों ही दलों को बेहतर है कि अच्छे से आप व्यवस्था करके जाएं। यदि आपको लगता है कहीं गलत हो रहा है, सत्ता पक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि भाई कहीं अपील की जा रही है, तो उस अपील की काट का भी तो आपको पता होना चाहिए। यदि कांग्रेस कह रहे कि भाई ये आपकी आपत्ति दर्ज करा रहा है, तो आपत्ति आपको ही पता होना चाहिए किस बात की आपत्ति दर्ज हो सकती है और आप उसकी काट कैसे कर सकते हो। तो दोनों ही, जो कहा ना प्रभु जी ने कि सेना जब आमने सामने होती है तो दोनों तैयारी के साथ जाते हैं, तो वही तैयारी चल रही। बीजेपी हालांकि ये पहले से करती रही है, कांग्रेस भी हम देखते हैं कि किस तरह से रात जागरण करती है, आज की तारीख में सुरक्षा करती है वीएम की। तो अब उससे एक कदम हो गए कि भाई हम भी बेहतर तरीके से जाएं। यदि कहीं गड़बड़ी की आशंका होती है तो किस तरह की गड़बड़ी हो सकती है, यदि मिलान में गड़बड़ी है, वीवीपैट में मिलान में गड़बड़ी है, मशीन के अंक में गड़बड़ी है, कैसे सील देखें आप, ये देखें कि उसको शुरुआत में जब आपके एजेंटों के सामने खोली जाएगी ना सील, दिखाया जाएगा, दोनों के साइन किए जाएंगे, तब आपको क्या क्या चीज़ें निगरानी करनी है, क्या चीज़ें देखनी है, कहीं मशीन में कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई। तो जो आशंकाएं हैं विपक्ष को, उनको दूर करने के लिए वो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है। अब इससे लोकतंत्र पर और भरोसा ही होगा। जब विपक्षी कोई आपत्ति न दर्ज नहीं कराएगा, उसको लगेगा उसकी मौजूदगी में हुआ है, तो जो तमाम सवाल उठ रहे हैं वो सवाल भी मुझे लगता है खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो चूंकि शुक्ला जी सवाल उठ रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। चूंकि काउंटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो अभी जो प्रभु जी ने कहा कि अगर 1,10,00,000 वोट पहले 3 चरण में बढ़ गए थे, 4 में, और 3 चरण के चुनाव के भी बाद में जो भी बढ़ेंगे वो अलग मामला है। तो ऐसे में हालांकि सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को थोड़ी बहुत राहत मिली है कि उन्होंने कहा कि एंड टाइम पर अगर 5 राउंड की वोटिंग हो गई है तो मेन पावर आप अलग से लगा नहीं सकते। लेकिन जो संदेह हो गया है, और इसी संदेह के कारण ये शायद तैयारियां करना पड़ रही, खासतौर से विपक्ष को। क्या ये सवाल मुझसे है क्या? जी जी। मैं इसमें देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पहले और दूसरे चरण में जहां जहां वोटिंग कम हुई है, वहां कांग्रेस जो है काफी उम्मीद लगाए बैठी है कि उसको कामयाबी वहां मिल सकती है। तो कांग्रेस इस लिहाज से जो है कोशिश कर रही है कि जो उनके मतगणना एजेंट होंगे उनको पूरी तरीके से प्रशिक्षित किया जाए, जिससे किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और बीजेपी की भी यही कोशिश है, क्योंकि जहाँ पे वोटिंग का परसेंटेज कम है, वहां निश्चित तौर पर हार जीत का अंतर कम होगा, एक वोट का काफी महत्व होगा। मैं चूंकि आपके सवाल को पूरा नहीं सुन पाया था, इसलिए मैं अपनी तरफ से जितना कुछ समझ पा रहा हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मैंने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था और जो वोट बढ़ गए थे उसको लेकर, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत है चुनाव आयोग को कि आप इतना मेन पावर नहीं लगा सकते हैं,
लेकिन चूंकि ये संदेह तो हो ही गया इस पूरी प्रक्रिया पर, शायद इसीलिए ये अतिरिक्त सावधानी विपक्ष खास तौर से बरत रहा है, ये मेरा सवाल था। देखिए, पार्टियों की तरफ से जो सावधानी है उसके बहुत सारे कारण हैं। कांग्रेस खुद भी जो है ईवीएम पे भरोसा नहीं करती है, वो प्रशासन पे भरोसा नहीं करती है, वो सवाल खड़े करती है। प्रशासन का जो पक्षपातपूर्ण रवैया होता है उसको लेकर भी जो है कांग्रेस जो है सवाल खड़े करती है। ईवीएम को लेकर उनके सवाल है ही हैं। और जैसा आप भी बतला रहे हैं कि वोटों की संख्या बढ़ जाती है, जितने वोट पड़ेंगे उससे ज्यादा वोट, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां तो ऐसी होती हैं चुनाव प्रक्रिया के दौरान, जिसको लेकर जो है पूरा निर्वाचन हमारा जो है कई बार सवालों के घेरे में होता है, मामले कोर्ट तक में जाते हैं। तो जाहिर है कि ऐसे में पार्टियों की कोशिश ये होगी कि उनकी निगरानी जो है चाक चौबंद रहे, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और इसी के चलते दोनों पार्टियों के लोग जो है अपने अपने कार्यकर्ताओं को, जो पोलिंग एजेंट है, उनको प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। तो प्रभु जी, प्रक्रिया पर संदेह अपनी जगह, लेकिन हमने देखा, आपने सुना होगा कांग्रेस प्रवक्ता की, वो तो उन्होंने अभी से कह दिया कि प्रशासन पक्षपाती है, साठगांठ है उनकी। तो ये इस प्रकार के आरोप भी आपको नहीं लगता है सिस्टम के खिलाफ भी ऐसा इस प्रकार के आरोप से ही बचना चाहिए? क्योंकि अगर आपके पूरे एजेंट्स वहाँ हैं, आपको पूरा मौका मिल रहा है आपत्ति का, वेबकास्टिंग हो रही है, ईवीएम सामने है, वीवीपैट सामने है, तो अगर ऐसे में साठगांठ आप कैसे करें? क्योंकि हमने एक दौर देखा है बैलेट पेपर वाला, तो वहाँ तो आपके पास गुंजाइश होती थी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास, लेकिन शायद ये गुंजाइश ईवीएम के बाद ख़त्म हो गई। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा था कि बैलेट पेपर के साथ जो 85+ के शायद जो वोटर हैं, जिसके कारण ये संदेह जताने लगा है विपक्ष भी। देखिए मनोज जी, बैलेट पेपर वाली स्थिति तो वो रही नहीं। आपके सामने ताज़ा उदाहरण चंडीगढ़ का चुनाव का है, जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को खारिज किया वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसकी जद में वो बैलेट पेपर में छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए चुनाव अधिकारी। तो निश्चित तौर पर यदि मतगणना हो रही है, वहाँ पर भी सीसीटीवी लगे हुए हैं। जहाँ पर अभी ईवीएम रखी हुई है स्ट्रांग रूम में, उसके अंदर भी सीसीटीवी लगे हैं, बाहर भी सीसीटीवी लगे हैं। तो इस तरीके की जब ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था में चुनाव की गिनती होने जा रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो आरोप पक्षपात का लगाने की जो बात है वो गलत है। विपक्ष की एक परंपरा है कि उनको मैंडेट ही मिलता है विरोध करने का, तो हर व्यवस्था का उनको विरोध करना ये मान लिया जाता है। अब ये देखिए ना, मध्य प्रदेश के जो पहले राउंड के यदि चुनाव हुए होंगे तो एक महीने से ज़्यादा समय से कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग वहाँ पे स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या वो तो यदि कोई गड़बड़ी होती तो अभी तक तो सवाल उठाते ना, कि किसी को आते जाते देखते तो कुछ सवाल उठाते कि कोई रात बिरात जो ईवीएम चेंज हो रही है, ऐसी कोई स्थिति तो कहीं पे देश भर में लेकिन आपने कहा था कि मुझे वो रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। अब उनके एक प्रत्याशी के कहने से कुछ उनके लोग तो वहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, फूल सिंह बरैया ने कह दिया था कि साहब हमारे यहाँ तो जो है चुनाव में गड़बड़ी हुई है, मतदान। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से चुनाव आयोग पर जो 1,07,000 वोट जो बढ़े हैं अभी 5 चरण में, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, और बाकी के 3 चरण में जो बढ़ेंगे, और तो उसके बाद ये जो काउंटिंग है ये एक माइलस्टोन काउंटिंग होगी, जहां पर ये साबित हो जाएगा कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष होती है। यहाँ पर वोट बढ़ने की जो लेकर जो शक हो रहा है, वो शक दूर करने के तरीके भी यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि जो पोलिंग एजेंट जो है उनको पास जो है फॉर्म 17C में उनके साइन की हुई एक कॉपी है, उनकी साइन है, वहाँ पर जो मतदान अधिकारी थे उसके साइन है, और विपक्ष दूसरा पक्ष जो है, जो भी कैंडिडेट है, उनके पोलिंग एजेंट के साइन है, वो कॉपी उनके पास है। वो जब ईवीएम खुलेगी तो हो सकता है वो समय वो क्रॉस चेक करेंगे वो कि भाई इतने वोट डले थे और इतने वोट ईवीएम कितने शो कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये सर्टिफाई यहाँ पर हो जाएगा कि देश की चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो तमाम सवाल उठते हैं, तो अभी तक तो ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आ गया। अब ये जो वोट बढ़ने को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उसका भी जवाब शायद इस बार का जो है लोकसभा चुनाव वो दे देगा कि पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई ऐसी खामी नहीं है कि जहां पर वोट बढ़ाने की कोई गुंजाइश हो एक बार ईवीएम सील होने के बाद। अब ये जो बढ़े हैं, ये डाटा शीट देर से आने के कारण बढ़े हैं, या जो कर्मचारी जिनको अपलोड करना था उनकी लापरवाही से बढ़े हैं, ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन वास्तविक वोट बढ़ने वाली जो समस्या है, वो वैसा कोई जो शक है वो कहीं पर भी बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि अब 3-4% वोट बढ़ना, आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद में वोट बढ़ते हैं किसी लोकसभा क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पर ये जो है, ये जो शक शुबा दूर करने वाला ये चुनाव होगा। तो इसलिए इस बार बहुत अच्छे चुनाव मान सकते हैं हम कि जो गणना होगी उस दिन हमको कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
बस विपक्ष को ये जो है एक जो अपनी आदत है इसको छोड़ना होगा, क्योंकि चाहे हमने पहले भी देखा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे, बीजेपी के और भी कई नेताओं ने जब सवाल उठाए तब वो विपक्ष में हुआ नरसिम्हा ने करते किताब लिख दी थी, तब बिल्कुल। वो विपक्ष में हुआ करते थे। तो विपक्ष में जो भी होता है वो ये कहता लेकिन है कि उसमें सवाल उन्होंने उठाए। उन्होंने गलती मान ली थी प्रभु मान जी, ली और थी, जब क्योंकि आप चुनाव कह आयोग रहे ने हैं कहा था कि टेम्परिंग करके दिखाए, तो उन्होंने बाकायदा गए थे और गलती मान ली। लेकिन और आपने कहा ना अरे ये कि सुनिए, तो आपने कहा कि ये चुनाव इस बात के लिए भी प्रमाणित करेंगे कि यदि आप मान लीजिए जो आरोप लगा रहे हैं, जो शंका सुबह कर रहे हैं, वो सब ठीक हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि ईवीएम पर सवाल उठाना बंद हो जाएंगे? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ईवीएम पे सवाल उठाने को यदि इस चुनाव में संभावना एक देख लें हम, इस चुनाव में यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हो सकता है कि वो माफी मांगने आ जाए, वो भी कहे कि हमने गलत सवाल उठाया था। ये तो परिणाम के आधार पर है, या कहते हैं कि वो तो व्यक्तिगत बयान था। परिणाम उनके पक्ष में नहीं आएगा तो सवाल उठाएंगे, और परिणाम यदि उनके पक्ष में आ रहा है जिस भी दल के, तो वो उसको ईवीएम पे कोई शक नहीं होगा। लेकिन ईवीएम को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया है, तमाम चुनाव आयुक्त भी कह चुके हैं, जो चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी जो इस वोट बढ़ने क्यों बढ़े इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ईवीएम में वोट बढ़ाए नहीं जा सकते एक बार सील होने के बाद। ट्रिपल सील होती है, उसमें बाकायदा पोलिंग एजेंट के साइन होते हैं, उसमें पूरी जो है 3 लेयर सिक्योरिटी में ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी हुई है। इस पूरी प्रक्रिया पर कहीं कोई शक किसी ने पैदा नहीं किया। शक इसलिए आ रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने इस पूरी वोट बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसमें लंबा समय लिया। इस बार चुनाव आयोग ने पोलिंग समाप्त होने के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा कि अभी तक की जो है ये मतदान के ये प्रतिशत है, लेकिन ये इसके प्रतिशत लिए बढ़ भी उन्होंने सकता दलील है। दी है ना प्रभु जी की, पिछले चुनाव में तो जब काउंटिंग हो गई थी, नतीजे आ गए थे, तब तक भी वो पूरा डाटा उन्होंने दिया नहीं था, प्रोविजनल वो आंकड़े बता रहे थे। ठीक है डाटा, लेकिन इतना बड़ा लेकिन वो अंतर तो पोस्टल नहीं था ना। बैलेट के चक्कर में होता है पोस्टल बैलेट इतना बड़ा अंतर लेकिन ये भी नहीं एक था। ब्रजेश जी एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि अगर लाखों वोटों की गिनती कुछ घंटे में हो जाती है, हम देखते हैं कि हो सकता है कि 4 जून को इस समय तक 90% पिक्चर क्लियर हो जाए, 90% सीटों के नतीजे आ जाएंगे, सरकार यानी बनने की गिनती हो स्थिति आ जाएगी, सरकार जाएगी। बन जाएगी। और अगर उसको आप उसी वोट की गिनती करना आपको उसी मशीन से, तो आपको 11 दिन लग रहे हैं। तो ये शायद वो सवाल है जिसके कारण ये राजनीतिक दल अतिरिक्त नहीं मनोज जी, यहाँ पे गलती है, मशीन तो लॉक हो गई, सील हो गई, 5 वोटिंग खत्म होते ही 5 बजे 6 बजे या 7 बजे जब भी वोटिंग खत्म हुई उस बूथ की, सील हो गई मशीन। डाटा शीट जो है फॉर्म 17C, वो जो उसने जो व्हाट्सएप पे जो भेजा है उसको चढ़ाने वाले ने सही ढंग से नहीं चढ़ाया, या जो हार्ड कॉपी से मिलान करने के बाद जो फाइनल डाटा जारी करना था वहां पर जो देवी, यहाँ पर ये कागज का खेल है, ये पूरा व्यक्ति और कागज का खेल है, मशीन का खेल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा और है। कागज के खेल में तो सरकार बना बिगाड़ नहीं सकते हो आप। मशीन तो चूंकि लॉक हो चुकी है लेकिन already। सवाल तो फिर वही उठाया जा रहा है ना कि मशीनों के कटघरे में खड़ा कर दिया ना मनोज जी, जब वही मैं कह रहा हूँ कि जब मतगणना होगी तो वो जो कांग्रेस पार्टी का जो वहाँ पर काउंटिंग एजेंट बैठा हुआ है उसके पास वो शीट भी होगी, फॉर्म 17C भी होगा ना, बिल्कुल। कि उस पार्टी के पास वहाँ पर तो होगा कि वो जो है जो भर के दिया गया था उनके पोलिंग एजेंट के द्वारा के पास जो है, तो वो कॉपी तो होगी, वो मिलान कर सकता है कि भाई इसमें जो इस ईवीएम में 780 वोट पड़े तो 780 निकल रहे हैं, इस ईवीएम में यदि 890 वोट निकल रहे हैं तो सवाल खड़ा होगा। वैसी स्थिति तो निर्मित होने की संभावना दिख नहीं, क्योंकि ईवीएम तो ट्रिपल लॉक है। बहरहाल बहुत सारी दलीलें, बहुत सारी शंकाएं हैं और सबका निराकरण 4 जून को हो ही जाएगा। फिलहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया चल रही है, तो एक बार फिर से हम अपील करते हैं कि जिन लोगों ने जहां भी चुनाव है वो वोट करें। लेकिन जिस प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं चुनाव की, मतगणना की, क्योंकि अब सबकी नज़र 4 जून पर है और उसके पहले अगर इस प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं और अगर उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है तो उसका निराकरण करने का जिम्मा भी राजनीतिक दलों से ज़्यादा चुनाव आयोग का है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखेगा और इस प्रक्रिया को कलंकित होने से बचाएगा। और जहाँ तक राजनीतिक दलों का सवाल है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन सच्चाई क्या है ये खुद भी वो जानते हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।